हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है टेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं और इनके Q1 FY26 के नंबर्स भी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवर किए। इसके साथ साथ ये चारों कंपनीज जो है गाइडेंस अच्छा दे रही है। यहाँ कहीं ना कोई ट्रिगर जो है हमें देखने मिल रहा है। किसी कंपनी के अंदर मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल सकता है, किसी कंपनी के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल सकती है और किसी कंपनी के इंडस्ट्री के अंदर जो है एज ऑफ नाउ सीजनैलिटी हमें देखने मिल रही है। मतलब क्या, अगर हमें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अभी सीजनैलिटी देखने मिल रही है, मतलब आगे जाकर जब उसका सीजन आएगा, जब राइट टाइम आएगा, तब हमें उस स्टॉक के अंदर जो है फिर से ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो सकती है। तो उस हिसाब से मैं आपके साथ चार कंपनीज लाया हूँ। चारों कंपनीज अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन जो है चारों कंपनीज की डिसेंट है और आपको जो है इन कंपनीज को जाकर स्टडी करना चाहिए, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़नी चाहिए। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, हम जो है पहले स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। अब जो पहली कंपनी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है उसका नाम है विमता लैब्स। अब विमता लैब्स करती क्या है, ये जो है आपके टेस्टिंग वाले बिजनेस के अंदर है, डायग्नोस्टिक्स वाले बिजनेस के अंदर है। इनकी जो है रिसर्च और टेस्टिंग वाली सर्विसेज जो है ये अलग अलग कंपनीज को और इनके अलग अलग क्लाइंट्स को जो है प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप विमता के Q1 के नंबर्स देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 31% से, और इसके साथ साथ हमें कंपनी के अंदर पैट ग्रोथ देखने मिला है 35% के आसपास का। अब इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो विमता के मैनेजमेंट ने गाइडेंस कितना दिया था कि FY26 के अंदर ये लोग जो है 500 करोड़ की टॉप लाइन करेंगे। अब एज ऑफ नाउ FY25 इन्होंने जो है 344 करोड़ की टॉप लाइन की है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें टॉप लाइन के अंदर जो है 45% का जो है इंक्रीज देखने मिल सकता है। अब दिक्कत ये था कि कंपनी के पास जो था पहले एक डायग्नोस्टिक्स वाला भी बिजनेस था, वो जो है कंपनी ने डाइवेस्ट कर दिया है। तो वहां से अगर आप देखोगे तो कंपनी के लिए थोड़ा पहले मुश्किल हो रहा था। ऐसे Q4 FY25 के कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने खुद ने बताया था कि भाई डायग्नोस्टिक वाला बिजनेस जो है वो डाइवेस्ट हो चुका है। तो यहाँ से 500 करोड़ टॉप लाइन करने के लिए वो ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। लेकिन अगेन Q1 FY26 के अंदर मैनेजमेंट ये बता रहा है कि भाई चीज़ें जो है पॉसिबल है और 500 करोड़ का टॉप लाइन जो है ये लोग आराम से कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ Q1 के अंदर अगर आप इनका क्वार्टरली रन रेट देखोगे तो 100 करोड़ के आसपास का जाता है और मैनेजमेंट को कम से कम 125 करोड़ का टॉप लाइन के अंदर रन रेट करना पड़ेगा अगर इन्हें जो है इनका 500 करोड़ का जो गाइडेंस है वो अचीव करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आगे के क्वार्टर्स के अंदर जो है हमें कंपनी के अंदर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है विमता के अंदर। अब विमता जो है अलग अलग सेगमेंट के अंदर अलग अलग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। एज ऑफ नाउ इनकी फैसिलिटीज़ अगर आप देखोगे तो टोटल जो है इनका 6 लाख फीट स्क्वायर फीट के आसपास जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगेन ये लोग जो है फार्मा के अंदर भी है, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग के अंदर भी है, आपका फूड टेस्टिंग के अंदर भी है और बाकी सर्विसेज जो भी है वो सारी टेस्टिंग के अंदर भी है। तो ओवरऑल जब हम फार्मा सेगमेंट की बात करें तो ये लोग जो है ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर है। यानी क्या, यहाँ पे जो है ये फार्मा एनालिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, क्लिनिकल रिसर्च वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्री क्लिनिकल रिसर्च वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब हम प्री क्लिनिकल रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे अगेन बायोलॉजिक्स आता है, मेडिकल डिवाइसेस आता है, आपका एग्रोकेमिकल आता है, स्पेशलिटी केमिकल्स आता है। तो इधर अगर आप देखोगे तो इनकी कुछ सर्विसेज है, जैसे कि ये बायोवेवर आपकी अल्टरनेटिव टू एनिमल स्टडीज़ वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस होती है। अगेन हमें मार्केट के अंदर जो है PhD करने आना नहीं है, हमें जो है कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए, कंपनी के अंदर ट्रिगर्स क्या चल रहे हैं। और अगेन जो चेकलिस्ट मैंने आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है उस चेकलिस्ट के हिसाब से जो है आपको काम करना है। बिल्कुल कोई PhD करनी नहीं है हमें मार्केट के अंदर। नहीं तो अगर आप जेन्यूनली एक एक टर्म को समझने जाओगे ना तो ऐसे तो फिर आप एक या दो कंपनीज ही ट्रैक कर पाओगे महीने भर के अंदर। और इन फैक्ट हमें जो है हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज ट्रैक करनी है मंथली अगर आप देखोगे, तो ही जो है हम मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनका जो फार्मा एनालिटिकल वाला सर्विस है, यहाँ पे ये लोग जो है आपका एलिमेंट एनालिसिस, जेनोटॉक्सिक इम्प्योरिटीज़, ये सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाते हैं इनके फूड टेस्टिंग के ऊपर। तो फूड टेस्टिंग के ऊपर भी अलग अलग कंपनीज़ को जो कि उनका फूड टेस्टिंग करवाना पड़ता है या एग्रोकेमिकल्स वगैरह टेस्टिंग करवाने पड़ते हैं, तो वो सारी सर्विसेज भी ये लोग देती है। जैसे कि कुछ कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एलर्जेंस वगैरह टेस्ट करने होते हैं, न्यूट्रिशन कितना है, इस कंपोजिशन मतलब न्यूट्रिशन जो होते हैं उनका कंपोजिशन कितना है, कि एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितना है, तो ये सारी टेस्टिंग जो है वो लैब्स के अंदर की जाती है। और ये लैब्स का ओनर बनकर आता है आपका विमता लैब्स। इनका जो थर्ड डिवीजन है वो है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिवीजन। तो यहाँ पे ये लोग जो है एविएशन, डिफेंस, आपके मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम इंडस्ट्री, आपका होम अप्लायंस, टॉयज, इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल इक्विपमेंट,
ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट करते हैं। एंड अगेन ये वाली जो लैब है इनकी हैदराबाद के अंदर है और ये वाले डिवीजन को भी जो है मैनेजमेंट स्केल कर रहा है। तो इधर ये लोग जो है ईएमसी टेस्टिंग करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग बनकर आती है वो ये लोग करते हैं। फिर इसके साथ साथ परफॉर्मेंस टेस्टिंग बन जाता है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन वगैरह जो है ये लोग प्रोवाइड करते थे। तो ये कुछ सर्विसेज है जो कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करता है और इनके डिफरेंट लैब्स है, वहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट चल रहे होते हैं। तो ये जो है हमें विमता लैब्स के अंदर देखने मिल रहा है। अब विमता लैब्स के केस में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो कि बाकी बिजनेसेस रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोग जो है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फार्मा के अंदर भी हम बात करें तो ये लोग जो है प्री क्लिनिकल रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जो है अलग अलग फेजेस होते हैं, फेज़ 1 to फेज़ 4 तक के अलग अलग फेजेस होते हैं। जितने लोअर फेज पे आप होते हो उतना ज़्यादा लोअर चांसेस है कि आपका मॉलिक्यूल जो है सर्वाइव करेगा, और जितने ज़्यादा आगे के फेज पे जाते हो उतना ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा सर्वाइव करेगा। तो सीडीएमओ वगैरह, सीआरडीएमओ वगैरह आप जो है इस तरीके से सोच सकते हो, लेकिन ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, ये लोग जो है ये रिसर्च के अंदर काम करती है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो विमता लैब्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये लोग जो है इनकी स्ट्रेंथ जो है वो प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल और जीएमपी बेस्ड एनालिटिकल सर्विस है, जो कि आपके सीडीएमओ वगैरह बिजनेस के लिए जो है कोर पिलर्स है। और आगे जाकर अगर विमता देखो रिसर्च के अंदर है तो उन्हें इनके पास ऑलरेडी लैब्स वगैरह है, रिसर्च वाले कैपेबिलिटीज़ है। तो आगे जाकर इन्हें अगर सीडीएमओ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने जाना है तो ये वो भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो है बेस अच्छा बन चुका है। और सीडीएमओ बिजनेस के लिए जो है ये कुछ 3 पिलर्स होते हैं जो कि लगते हैं, और ये सारे 3 पिलर जो है विमता के पास है। तो विमता ये बता रहा है कि एज ऑफ नाउ तो इनको केपेक्स इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना केपेक्स है कि ये लोग अगले 5 सालों के लिए जो है आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वार्टरली रन रेट मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग 120 to 125 करोड़ का रन रेट जो है आराम से अचीव कर लेंगे डायग्नोस्टिक बिजनेस के डाइवेस्टमेंट के बाद भी। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि यार टैरिफ से जो है थोड़ा बहुत रिस्क बन सकता है इनके फार्मा रिलेटेड बिजनेस को। अब पहले टैरिफ जो थे वो 25% किए थे, फिर 25 से 50% हो गए, और अब न्यूज़ आ चुका है कि यार 50% से जो है टैरिफ फिर से 25% हो गए। तो इतनी ज़्यादा जब अनसर्टेनिटी होती है तो जब आपके क्लाइंट्स होते हैं ना वो भी आपको ऑर्डर देते टाइम सोचते हैं। तो ये दिक्कत हो रहा था इनके फार्मा बिजनेस के अंदर, और आगे जाकर चीज़ें जो है इनके फार्मा बिजनेस पे थोड़ी बहुत हमें इफेक्ट होते हुए देखने मिल सकती है। फिर इसके साथ साथ FY25 के अंदर ये लोग जो है 80 to 90 करोड़ के आसपास का जो है केपेक्स किया है। 26 के अंदर ये लोग 100 करोड़ के आसपास का केपेक्स प्लान कर रहे हैं। और विमता लैब जितना ज़्यादा केपेक्स करेगी ना लैब्स वगैरह के ऊपर, उतना ज़्यादा आप ऐसा समझ सकते हो कि हमें बिजनेस के अंदर जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट केपेक्स कब करता है, जब उसे जो है डिमांड देखने मिल रही होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका 30% जो है बायोलॉजिक्स से ही आता है, और इसके बाद जो 30% का केपेक्स जो है वो यही वाले सेगमेंट को जाने वाला है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट बता रहा है कि वो तो धीरे धीरे ग्रो करेगा। एज ऑफ नाउ कंपनी के अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो 65-70% जो है ये लोग फार्मा से टारगेट कर रहे हैं, 20% फूड से आता है, और 10% के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो है ये लोग मेंटेन कर कर चलेंगे। फिर जब हम विमता लैब्स की कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोग जो है फुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इनका कंपटीशन कौन बनकर आता है, जो आपकी CRDMO वाली सर्विस होती है ना, मतलब ये लोग रिसर्च भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो CRDMO के अंदर जो है ओवरऑल CDMO स्पेस के अंदर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो CRDMO के अंदर आती है, और जो भी CDMO के अंदर कंपनी है हाई चांसेस है कि वो CRDMO के अंदर भी होगी। फिर इसके साथ साथ बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग के अंदर भी यहाँ पे भी यार टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। आपके डिफेंस के अंदर जो है ग्रोथ देखने मिल रही है, टेलीकॉम के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है। तो जितना आपके एंड यूज़र इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखने मिलेगी उतनी जो है हमें यहाँ पे भी ग्रोथ देखने मिल सकती है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ तो यूएस बायोटेक के फंडिंग के अंदर जो है स्लोडाउन नहीं देखने मिला है टैरिफ की वजह से, लेकिन टैरिफ वाला सिनेरियो इसी तरीके से वॉलेटाइल होता रहा तो यार हमें जो है वहाँ पे स्लोडाउन देखने मिल सकता है। लेकिन अभी जो है टैरिफ के केस में अगर आप देखोगे तो चीज़ें बेटर हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने अगेन जो है एक पॉजिटिव साइन दिया है इंडिया के ऊपर कि भाई यहाँ पे टैरिफ जो है वो रिड्यूस कर देगा। तो ये एक जो है पॉजिटिव बात हो जाती है। फिर जब हम एक्सपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो कंपनी के जो एक्सपोर्ट है वो 80 करोड़ से लेके 130 करोड़ के आसपास जा चुके हैं। रीज़न ये है कि इनका जो फार्मा सर्विसेज वाला बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वहाँ पे जो है कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है।
जब हम विमता के मार्जिन्स देखें तो इनके मार्जिन्स जो है 35% के आसपास जा चुके हैं। पहले स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज़ के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200+ लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए है इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है, और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कंटेंट है। क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज्यादा है। तो ये 2000 रुपीज के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीजें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। अगर आप विमता के मार्जिन देखोगे तो इनके मार्जिन 15% के आसपास हुआ करते थे FY 2015 के अंदर, और वहाँ से 10 ईयर्स बैक फॉरवर्ड अगर आप देख रहे हो तो 35% के आसपास इनके मार्जिन जा चुके हैं। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है आराम से 30% के ऊपर एबिटा मार्जिन जो है मेंटेन कर कर रखेंगे ही। 1-2% का 35% से हमें फॉल देखने मिल सकता है, क्योंकि इनका नया केपेक्स भी आ रहा है, तो फैसिलिटी मेंटेनेंस और आपका मैन पावर वगैरह भी जो है इंक्रीज ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना यार कि आपका केपेक्स आ रहा है और आपको बाकी कुछ एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्जिन मेंटेन करोगे। ये सारी चीज़ें जो है थियरी के अंदर होती है, प्रैक्टिकली ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है। फिर इसके साथ साथ ओवरऑल विमता लैब जो है एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो आप स्टडी कर सकते हो। एज ऑफ नाउ कंपनी प्लान नहीं कर रही है सीडीएमओ के अंदर जाने के लिए, तो यही बनकर आता है। अब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वाइज देखें तो हाँ, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है कंपनी पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा लैब्स इंडिया के अंदर ग्रो करती रहेगी, वहाँ पे इस कंपनी को जो है कॉस्ट प्रेशर फेस करने मिलेगा, और टैलेंट शॉर्टेज का भी जो है इशू देखने मिल सकता है कंपनी को। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भाई
थोड़ा बहुत है इंडस्ट्री के अंदर। फिर इसके साथ साथ विमता लैब्स के बाद मुझे आपसे एक और कंपनी डिस्कस करनी है, इसका नाम है ईपैक ड्यूरेबल्स। अब आप लोगों को पता ही होगा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से जो है, मैं मास्टर क्लास के अंदर जब मैंने पोर्टफोलियो डिस्कस किया था Q4 FY25 का, तब मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि भाई मैंने जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एग्जिट किया है। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि आपके एसी इंडस्ट्री के अंदर, आरएसी इंडस्ट्री के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा था। अब आपके आरएसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो एक तो आपका 2025 का बेस जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो की और आपका उसके वजह से बेस इंक्रीज हो गया। इसके साथ साथ 2025 में अगर आप देखोगे तो समर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो इसके वजह से इन कंपनीज़ के अंदर जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही थी। लेकिन 2026 में Q1 के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री दिया। ब्लू स्टार का मैनेजमेंट आकर बता रहा था, फिर इसके साथ साथ सिम्फनी के मैनेजमेंट ने भी यही बताया कि Q1 के अंदर जो कि इनका मेन क्वार्टर होता है, जहां एसीज, आपके कूलर्स वगैरह मैक्सिमम सेल होते हैं, वो क्वार्टर जो है खराब हो चुका है क्योंकि मॉनसून आ चुके, FY25 का बेस पड़ा है। तो इस क्वार्टर के अंदर ये लोग जो है इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आपकी आरएसी इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि 20% प्लस पे ग्रो करे। अब उसके लिए मैनेजमेंट ये बता रहा था कि ये लोग जो है 2026 में ये इंडस्ट्री जो है 10% के आसपास ग्रो करेगी। लेकिन जैसे जैसे आपके मॉनसून जो है वो कम हो जाएगी, मतलब इन द सेंस आपके मॉनसून जो है वो जैसे अभी इतने ज़्यादा एब्रप्ट हुए, इतना ज़्यादा मॉनसून हमें देखने मिला इस साल के अंदर, हाई चांसेस है कि अगले साल हमें वो नहीं देखने मिले। तो एक तो आपका FY26 का बेस भी बहुत ज़्यादा छोटा है और मॉनसून भी जो है, मतलब अगले साल वेदर कंडीशंस अच्छी रही, समर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिले, तो एसी की जो सेल्स है हमें फिर से इंक्रीज होते हुए दिखेगी। तो ये जो है सीजनैलिटी वाला कंपोनेंट इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके वजह से इस बिजनेस के अंदर हमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी अगर आप स्टॉक देखोगे तो करेक्ट हो चुका है 40 to 50% के आसपास से। तो यहाँ पे भी जो है हमें करेक्शन देखने मिला है। वैल्यूएशन मल्टीपल जो है डिसेंट हो चुके हैं आपके एयर कंडीशनर इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ईपैक ड्यूरेबल जैसी कंपनीज है जो कि आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे प्लेयर्स है जो कि आप रीड कर सकते हो। हालांकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर दिक्कत हमें क्या देखने मिली है, दिक्कत ये देखने मिला है कि यहाँ पे इनका जो इन्वेंट्री है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया था, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कमेंट जो है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की तरफ से था। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक जो है कौन सी बिजनेस मॉडल के अंदर आते हैं, तो ये लोग जो है ओडीएम और ओईएम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ओडीएम मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर होता है और ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है। तो ये दोनों सर्विसेज ये लोग आपकी जो बड़ी बड़ी एसी कंपनीज है या फिर आपकी जो वॉशिंग मशीन वाली कंपनीज है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या कि कोई भी एसी कंपनी आएगी, जैसे कि ब्लू स्टार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या ईपैक के पास आएगी, बोलेगी कि भाई हमें एसी चाहिए, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक क्या करेंगे, उसके पूरे कंपोनेंट जो है असेंबल कर देंगे, असेंबल कर कर पूरा एसी बना देंगे और फिर उसके बाद जो है कंपनी को दे देंगे। अब ईपैक और पीजीईएल के मॉडल के अंदर डिफरेंस ये बनकर आता है कि पीजीईएल जो है ना आपका प्लास्टिक मोल्डिंग के अंदर भी है, और ईपैक को अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ आपका ओडीएम के अंदर है और ओईएम के अंदर है, प्लास्टिक मोल्डिंग वाले बिजनेस के अंदर नहीं है। और इन दोनों बिजनेस की, पीजीईएल और ईपैक की, अगर आप मैक्सिमम सेल्स देखोगे तो रूम एयर कंडीशनर से आती है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट वाला बिजनेस है पीजीएल के केस में भी अगर आप देखोगे तो रूम एयर कंडीशनर जो है मैक्सिमम कंस्टिट्यूट करता है, जो कि इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट और विंडो यूनिट से आता है। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत जो है ये लोग वॉशिंग मशीन के अंदर भी स्केल कर रहे हैं और एयर कूलर के अंदर भी स्केल कर रहे हैं। और ईपैक के केस में भी जो है हमें यही देखने मिल रहा है, मैनेजमेंट भी जो है बाकी डिविजन्स के अंदर स्केल कर रहा है, ताकि जो साइक्लिकलिटी है, जो सीजनैलिटी वाला इंपैक्ट देखने मिलता है हमें कंपनी के ऊपर, वो जो है आगे जाकर रिड्यूस हो जाए। तो ईपैक भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसके साथ साथ ईपैक के केस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने हाइसेंस के साथ जो है एक जॉइंट वेंचर भी बनाया हुआ है, जहाँ से इनके पास जो है अच्छे खासे हमें रेवेन्यूज देखने मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के अंदर भी है, जहाँ अगेन इन्होंने ईपैक प्रीफैब नाम की, टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी जो है वो भी इनके अंदर आती है। और ये लोग जो है ईपैक ड्यूरेबल जो है, जो कि लिस्टेड है अगर आप देखोगे तो ईपैक ग्रुप के अंदर। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो है कुछ कंपनी के क्लाइंट्स बनकर आते हैं। अब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के अंदर भी जो है एज ऑफ नाउ टेलविंड्स हमें बहुत ज़्यादा सेक्टर के अंदर जो है देखने मिल रही है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईपैक जो है आपके आरएसी के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर भी एक्सपांड कर रहा है। जैसे कि ये लोग जो है कंपोनेंट्स वाले बिजनेस के अंदर स्केल अप कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोग कॉफ़ी मेकर हो गया या इंडक्शन स्टोव वगैरह हो गया, आपका प्लास्टिक मोल्डिंग हो गया, स्टील मेटल हो गया, फिर अगेन पीसीबी, हीट एक्सचेंजर, कॉपर ट्यूबिंग, ये सारी चीज़ों के अंदर जो है ईपैक अभी एक्सपांड कर रहा है। और इसके साथ साथ ये लोग आपके जो दूसरे इक्विपमेंट्स बनकर आते हैं, जैसे कि FY26 के अंदर ये लोग जो है ब्लेंडर की तरफ जा रहे हैं, कॉफ़ी मेकर की तरफ जा रहे हैं, ड्राई वैक्यूम क्लीनर की तरफ जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ 2027 में ये लोग हेयर ड्रायर के अंदर भी एंटर कर लेंगे, एयर प्योरीफायर और टॉवर फैन वगैरह
ये सारे बिजनेस के अंदर जो है ये एंटर कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ ई पैक की सेल्स अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सेल्स ई पैक की एक्सपेक्टेड है कि भाई RAC से ही आएगी। 2025 में ई पैक की अबाउट 77% ऑफ सेल जो है रूम एयर कंडीशनर से आ रही थी, और 2026 में मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनकी 65% ऑफ सेल जो है रूम एयर कंडीशनर से हमें देखने मिलेगी। और इनका जो टॉप 2 कस्टमर से डिपेंडेंसी है वो हमें रिड्यूस होता हुआ दिखा है, जो कि पहले था 72% के आसपास और अभी जो है 46% के आसपास जा चुका है, जो कि अगेन अच्छी बात है। अब हमें RAC के मिक्स के अंदर फॉल देखने मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जो है प्रोडक्ट मिक्स डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। इसके वजह से इनके बाकी सेगमेंट्स भी जो है हमें ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। तो ये चल रहा है ई पैक के अंदर। अब इसके साथ साथ ई पैक को अगर आप स्टडी करोगे तो इनका जो गाइडेंस है, अब ई पैक का दिक्कत ये था, मुझे PGEL ई पैक से बेटर लगता था, क्योंकि ई पैक के केस में अगर आप देखोगे तो वो जो है 1-2 क्वार्टर अच्छा परफॉर्म किए, फिर उसके बाद इनका परफॉर्मेंस जो है PGEL से भी खराब परफॉर्मेंस आ रहा था। इनफैक्ट PGEL का बेस अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा था और स्टिल PGEL जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा था। तो PGEL जो है एक बेटर प्लेयर बनकर आता। अब Q1 FY26 के नंबर्स अगर हम देखें तो ई पैक के टॉप लाइन के अंदर हमें डी ग्रोथ देखने मिली है और PGEL के भी टॉप लाइन के अंदर जो है हमें डी ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन ई पैक का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आगे जाकर ये लोग जो है 30-35% के आसपास जो है अपनी टॉप लाइन आराम से ग्रो कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो 2026 में तो भाई टॉप लाइन की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो ही चुकी है। बट जब हम 2027 की बात करें तो हमें जो है इन RAC कंपनीज के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकती है। और अभी आपके EMS स्पेस के अंदर दिक्कत ये था कि इन कंपनीज की वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। मतलब ई पैक अगर आप देखोगे तो जैन के आसपास 122 के PE के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी अगर आप देखोगे तो ई पैक जो है 59 के PE के पास आ गया है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है 49 के PE के पास आ गया है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो लुक्रेटिव हो चुकी है। तो इन कंपनीज को जो है आपको स्टडी करना ही चाहिए। और मैनेजमेंट भी यही बता रहा है यार कि पूरा इंडस्ट्री वाइड डिग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि कंपनीज पे दिक्कत है। तो आपका RAC इंडस्ट्री जो है, जो भी कंपनीज है, इसमें एम्बर जैसे प्लेयर्स को भी आप स्टडी कर सकते हो, जो कि ये सारे चीज़ों की वजह से जो है इम्पैक्ट हो चुके हैं। फिर अगेन जब हम कंपनी का स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस वाले बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है 16% के आसपास Q1 के अंदर, और यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। फिर ये लोग जो है एयर फ्रायर के अंदर भी एंटर कर चुके हैं, और एक तो आपके इंपोर्ट की वजह से बहुत दिक्कत देखने मिल रहा था, तो अभी जो है वहाँ पे BIS रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिया है। तो जो कंपनी आपकी लोकली मैन्युफैक्चर करेगी तो उनको जो है फ़ायदा मिल सकता है इंडिया के केस में अगर हम देखें तो। फिर इसके साथ साथ ई पैक अगर आप देखोगे तो PGEL के साथ भी सेम ही है कि ये लोग जो है आपके लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस के अंदर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर जैसे अप्लायंस के अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है कंपनी को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है, और कंपोनेंट्स वाला बिजनेस भी जो है कंपनी का एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है। तो ये सीन चल रहा है ई पैक के ओवरऑल लेवल पे। तो यहाँ पे ई पैक का जो है हाइसेंस के साथ जो JV है, जहाँ पे ये लोग AC और वॉशिंग मशीन वगैरह बनाएंगे, और इपावो के साथ भी इन्होंने एक JV बनाकर रखा है, जहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है BLDC मोटर्स बना रहे हैं। मार्जिन का गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहा है कि ये लोग जो है 7.5% के आसपास का जो है EBITDA मार्जिन मेंटेन कर रखेंगे FY26 के अंदर। मतलब क्या कि हमें जो है थोड़ा बहुत मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिल सकता है FY26 के अंदर, और वो ऑब्वियस है, वो PGEL के अंदर भी हमें देखने मिलेगा, क्योंकि इन्वेंट्री ये लोग इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेट कर चुके हैं। अब जब इन्वेंट्री ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है और आपके इंडस्ट्री के अंदर ही डिमांड नहीं है, तो वो इन्वेंट्री जो है आपको डिस्काउंट पे सेल करनी पड़ती है। अब पिछले साल जो है उल्टा हो रहा था, इन कंपनीज को जो है प्रीमियम पे ये लोग इन्वेंट्री सेल कर रहे थे। तो ऐसा भी होता है इंडस्ट्री के अंदर। आप देखोगे सिर्फ रेन का सिनेरियो चेंज हो गया और पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो इम्पैक्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पे जब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म का गाइडेंस मैनेजमेंट ने देकर रखा था 30-35% का, वो जो है वो इंटैक्ट है। मतलब वहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं देखने मिला है। फिर इसके साथ साथ ई पैक का जो श्री सिटी का प्लांट था वो जो है पहले अंडर यूटिलाइज चल रहा था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है यूटिलाइजेशन बेटर होना स्टार्ट हो गया। तो अगेन ये भी जो है एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि ये वाले प्लांट की वजह से ई पैक के केस में अगर आप Q2 और Q1 के अंदर देखोगे, Q3 के अंदर देखोगे, तो हमें जो है ऑपरेटिंग डी लेवरेज देखने मिल रहा था। तो इन दोनों AC स्टॉक्स को, ई पैक और PGEL को आप स्टडी कर सकते हो। स्टडी करने का अभी सही टाइम है, क्योंकि आगे जाकर जो है जब ग्रोथ रेट्स फास्ट हो जाएगी तब इनकी वैल्यूएशंस भी जो है वो हमें री रेटिंग देखने मिल सकती है। तो अभी यार इंडस्ट्री सबड्यूड है, किसी भी सेक्टर के अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री सबड्यूड होती है, वो सही टाइम होता है कि आप जो है उन प्लेयर्स को जाकर स्टडी करो। तो आगे जाकर जब टेलविंड्स आएगी इस सेक्टर के अंदर, तब जो है आप चीज़ें समझ पाओगे।
अब ईपैक पीजीईएल ये दोनों स्टॉक से आपको रीड करना है। एम्बर को भी जो है आप रीड करो इस सेक्टर के अंदर। एम्बर भी जो है अच्छा प्लेयर है। इनफैक्ट एम्बर के केस में मैं बताऊं तो एम्बर एक ही ऐसा प्लेयर है यार जिसके अंदर जो है हमें आरएसी के डिवीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिली है। तो एम्बर का आरएसी का जो डिवीजन है वो 33% के आसपास ग्रो करा है। अब इसके साथ साथ एम्बर जो है इनका कंज्यूमर वाला डिवीजन है, वहां से धीरे धीरे मतलब उसके अलावा भी ये लोग जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मतलब क्या बनकर आता है कि ये लोग इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला डिवीजन जो है वो है ही, जहाँ पे ये लोग एसी वॉशिंग मशीन वगैरह के अंदर है। बट ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, मतलब पीसीबीए के अंदर ये लोग है आपके, अगेन बेयर पीसीबी वगैरह के अंदर ये लोग जो है काम करते हैं। तो इसकी वजह से इनके रेवेन्यूज जो है वो थोड़े बहुत डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो है कोरिया सर्किट नाम की एक कंपनी है उसके साथ भी जॉइंट वेंचर कर कर रखा है एम्बर ने। और इनके रेवेन्यूज यार इतने ज़्यादा है नहीं, मतलब आरएसी से अभी भी रेवेन्यूज आते हैं, लेकिन स्टिल इनके दूसरे डिवीजन जो है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए एम्बर के अंदर जो है हमें ग्रोथ रेट देखने मिल रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। जब हम यार इनके रेलवे डिवीजन की बात करें तो रेलवे वाला जो डिवीजन है इनका कुछ टाइम से जो है बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार जो है हमें वहाँ से भी जो है ग्रोथ आती हुई देखने मिल रही है और चीज़ें इनके जो रेलवे डिवीजन है वहाँ के लिए जो है बेटर होते जा रही है। इसके साथ साथ एम्बर जो है वो डिफेंस वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है एंटर कर रहा था। तो एम्बर भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो कि आप स्टडी कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर इसके बाद जो है और दो प्लेयर्स है जो कि हमें डिस्कस करने, और दो कंपनीज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट के अंदर है। अब दोनों कंपनीज जो है पाइप्स वाले सेक्टर के अंदर है। तो जब हम पाइप वाले सेक्टर के कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे आप देखोगे तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसी कंपनीज आ जाती है। अब एपीएल अपोलो ट्यूब्स के अंदर दिक्कत क्या बनकर आता है कि यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन जो थी ना वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी। मतलब कंपनी जो थी आराम से 70 के पी पे ट्रेड कर रही थी, और फिर उस टाइम पे जो है हमें इनके ग्रोथ रेट्स के अंदर जो है स्लो डाउन देखने मिला। और यहाँ पे हमें जो है कंपनी ने एपीएल अपोलो का जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो पहले वॉल्यूम का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था 20% का, वो गाइडेंस भी जो है उन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो ये दिक्कत हो गया एपीएल अपोलो के साथ, और इसलिए जो है स्टॉक अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। लेकिन वही स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ और दो कंपनीज है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पहली कंपनी जो बनकर आती है वो है संभव स्टील ट्यूब्स। अब संभव स्टील ट्यूब्स अगर आप देखोगे तो वही एपीएल अपोलो जैसे कैटेगरी के अंदर ही ये लोग आते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स होते हैं ना उससे बनाते हैं। तो जब आपके ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंट्री के अंदर इंफ्रा की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, हाउसिंग की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इनके भी स्टील ट्यूब्स की जो डिमांड है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए दिखती है। जब हमें प्राइवेट केपेक्स वगैरह या पब्लिक केपेक्स वगैरह हर एक चीज़ जो है इंक्रीज होते हुए दिखती है। अब ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री के अंदर दिक्कत क्या हो गया था कि इन सारी कंपनीज का जो एबिटा पर टर्न होता है ना हमें जो है उसके अंदर फॉल देखने मिला था। बट अब धीरे धीरे जो है इनका एबिटा पर टर्न जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें स्टील ट्यूब्स की, तो पहले जो है आयरन ओर होता है, फिर आयरन ओर के बाद अगर आप देखोगे तो उसे जो है स्पॉन्ज आयरन बनाया जाता है, फिर उसके बाद क्रूड स्टील बनाया जाता है, और फिर उसको प्रोसेस कर कर जो है इनसे एचआर कॉइल्स बनाई जाती है, आपकी दूसरी कॉइल्स बनाई जाती है सीआर कॉइल्स। और कॉइल्स को यूज़ कर कर जो है कॉइल्स के केस में स्लिटिंग का प्रोसेस होता है जहाँ पे सीआर कॉइल्स बनकर आती है, और फिर उस सीआर कॉइल्स को जो है जीपी कॉइल्स बनाया जाता है। जीपी कॉइल से अगर आप देखोगे तो आपके ईआरडब्ल्यू पाइप्स, प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप्स एंड ट्यूब्स, जीआई पाइप्स वगैरह जो है बनाए जाते हैं। तो संभव स्टील जो है आपके ये जीआई पाइप्स, ये प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स वगैरह के अंदर काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो एबिटा पर टन है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इनके मार्जिन्स भी जो है बेटर होते जाते हैं। जितना ज़्यादा आपको एबिटा पर टन यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। और संभव जो है आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है, जैसे कि प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप्स अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल पाइप्स ही होते हैं। अब उसके ऊपर जो है अलग अलग कोटिंग की जाती है ताकि इनके ऊपर जो है करोजन वगैरह जो है ना हो, करोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी इनके ऊपर ऐड की जाती है। तो आप जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करोगे उतने ज़्यादा आपको जो है मार्जिन बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो संभव के केस में इनका भी अच्छा खासा शेयर जो है आपके वैल्यू एडिशन की वजह से आता है। फिर इसके बाद अगर हम संभव के नंबर्स की बात करें तो पूरे इंडस्ट्री के अंदर संभव के जो नंबर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है संभव स्टील के। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वाई ओ वाई लेवल पे कंपनी ने ग्रो किया है आराम से 69% के आसपास अपनी टॉप लाइन। और पैट अगर आप देखोगे तो पैट के अंदर जो है हमें 35% का जो है ग्रोथ देखने मिला है अगर हम एक्सेप्शनल आइटम्स को जो है रिमूव कर दे।
तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज हमें नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री के अंदर जो है ग्रोथ रेट जो होती है ना, मतलब पूरे इंडस्ट्री के अंदर संभव जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि एपीएल अपोलो भी इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है। आपका वो जेटीएल ट्यूब्स नाम की एक कंपनी है, वो भी इतना ज़्यादा फास्ट नहीं ग्रो कर रही है, तो संभव उस हिसाब से जो है ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर जब हम आगे जाकर एक और कंपनी है जिसका अगर हम डिस्कशन करें तो उसका नाम है हरिओम पाइप्स। अब हरिओम पाइप्स भी जो है वो आपके कौन से प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं ये लोग भी वही आपके पाइप्स और ट्यूब्स बनाते हैं जो कि आपके जल जीवन स्कीम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो आपके इंफ्रा वगैरह के अंदर जो है इनकी पाइप्स वगैरह यूज़ करी जाती है। अब हरिओम पाइप्स के केस में अगर हम देखें तो इनका जो है वॉल्यूम ग्रोथ हमें 35% का देखने मिला। अब यहाँ पे आपको स्टील ट्यूब्स और पाइप्स वाली कंपनी जब आप ट्रैक करते हो तो आपको वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों ट्रैक करना है। कई बार ऐसे होता है कि जब स्टील के प्राइसेस गिर जाते हैं तो इनकी जो वैल्यू ग्रोथ है ना वो रिड्यूस हो जाती है, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है इतनी आर पार नहीं आती है, और वही जो है हमें दिक्कत देखने मिल रहा था जब हम एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसी कंपनीज देखे या जेटीएल जैसी कंपनीज देखे। तो यहाँ पे अभी जो है चीज़ें बेटर होते जा रही है हरिओम के लिए भी। अगर इनका वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 35% का ग्रोथ हमें देखने मिला है, और रेवेन्यू ग्रोथ अगर मैं बात करूँ तो 34% का ग्रोथ देखने मिला है, और 2 से 3 क्वार्टर बाद जो है हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है आपके हरिओम पाइप्स के अंदर देखने मिली है। फिर इसके साथ साथ कंपनी का जो है ओवर 17+ ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस बनकर आता है। एंड अगेन अगर हम बात करें तो इनका जो एबिटा पर टन है, एबिटा पर टन के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है क्यू अगर हम बेसिस पे कंपेयर करें तो। जब हम हरिओम पाइप्स का प्रोडक्ट मिक्स देखें तो इनका जो है एमएस ट्यूब्स और स्कैफोल्डिंग के अंदर ये लोग है। एमएस ट्यूब्स और स्कैफोल्डिंग के अंदर कंपनी के जो मार्जिन्स होते हैं ना वो कंपैरेटिवली थोड़े बेटर साइड पे होते हैं। फिर ये लोग गैल्वेनाइज प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम करते हैं, और हरिओम के केस में अगर आप देखोगे तो इनके 98% ऑफ टॉप लाइन जो है वो आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आती है। फिर एबिटा पर टन कंपनी का जो है एमएस ट्यूब्स के अंदर सबसे ज़्यादा है, और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका जो अभी एबिटा पर टन है ना 7200 या 300 के आसपास का, वो जो है सस्टेनेबल है। अब हरिओम पाइप्स के मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है कि 30% का जो है ये लोग वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं FY26 के लिए, और ये लोग बता रहे हैं कि अगले 2 सालों के लिए ये लोग आराम से 30 to 35% के आसपास जो है अपनी टॉप लाइन ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है B2B के अंदर भी एक्सपांड कर रहे हैं, और संभव के केस में भी मैंने ये देखा कि संभव जो है B2B के अंदर एक्सपांड कर रहा है। तो संभव क्या कर रहा है, संभव को जो है एक वन स्टॉप शॉप बनना है। वन स्टॉप शॉप मतलब क्या कि हर एक चीज़ जो है किसी भी कंस्ट्रक्टर को या फिर किसी भी इनके क्लाइंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उन्हें जो है सारी उनके पास से मिल जाएगी। और हरिओम भी जो है B2B के अंदर एक्सपांड कर रहा है अगर आप देखोगे तो, और हरिओम भी जो है आपका वन स्टॉप शॉप अप्रोच के ऊपर जो है वो एक्सपांड करते जा रहा है, और उन्हें भी वही करना है। बस हरिओम पाइप और संभव का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर एक्चुअली हमें डिफरेंस है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो यार हरिओम पाइप और संभव को जो है हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट संभव को जो है आप एपीएल अपोलो ट्यूब से कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि हरिओम का अगर आप वैल्यूएशन मल्टीपल देखोगे तो 22 के पी पे ये ट्रेड कर रही है, और वही अगर आप संभव के केस में देखोगे तो यार ये लोग जो है 61 के वैल्यू पी मल्टीपल पे जो है ट्रेड कर रहे हैं प्राइस टू अर्निंग्स पे। अब हरिओम जो है आपके सोलार पावर प्रोजेक्ट के अंदर भी एंटर कर रहा है, तो इनका ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो 2026 सितंबर के आसपास कंप्लीट होगा। और यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है पीएम कुसुम स्कीम के अंदर सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी, और ये पावर इनका जो सोलार वाला प्रोजेक्ट है ना यहाँ पे इनके मार्जिन जो है कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट हो गए। अब हरिओम के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये बनकर आती है कि ये लोग जो है लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब क्या कि इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है। ये लोग स्पॉन्ज से बिलेट बनाते हैं, बिलेट के बाद एचआर पाइप बनाते हैं, तो इसकी वजह से इनके मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप हरिओम के एबिटा मार्जिन देखोगे तो हमें मार्जिन जो है 12-13% के आसपास देखने मिला है, क्योंकि ये जो है इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से हमें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन देखने मिल रहा है। अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग 7000 से लेके 7500 प्लस का एबिटा पर टन जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, अभी कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ आप देखो, वॉल्यूम ग्रोथ आप 30% से कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर उसके हिसाब से जो है आप एबिटा पर टन कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इससे आप कंपनी का एबिटा कैलकुलेट कर सकते हो आराम से FY26 के लिए, और फिर एबिटा कैलकुलेट करने के बाद आप जो है पैट भी कैलकुलेट कर सकते हो कंपनी का, और फिर फॉरवर्ड पी पे आप इन दोनों कंपनीज को जो है वैल्यू कर सकते हो। अगर हम हरिओम पाइप और संभव स्टील ट्यूब्स की बात करें तो हरिओम पाइप जो है पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, जो कि हमें संभव स्टील ट्यूब्स के अंदर जो है नहीं देखने मिलता है। दोनों कंपनीज के अंदर जो है ग्रोथ ड्राइवर्स है, दोनों कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। संभव स्टील ट्यूब्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन इनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा हाइयर साइड पे है, और आपका हरिओम जो है वो एक पैन इंडिया प्लेयर नहीं है,
बल्कि संभव जो है आपका एक पैन इंडिया प्लेयर है। तो ये डिफरेंस बनकर आता है। और इनका अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह भी कंपेयर करें तो हरिओम के अंदर आपको जो है वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करनी है, एबिटा पर टन ट्रैक करना है, इंफ्रा डिमांड ट्रैक करनी है, वाटर स्कीम से कितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है। क्योंकि दिक्कत हमें ये देखना मिल रहा था कि एक तो आपकी जो जल जीवन स्कीम्स है ना, वहाँ पे जो है हमें स्लो डाउन देखने मिला। तो जब आपकी जल जीवन स्कीम के अंदर जो कि ये पाइप्स वगैरह जो है मैक्सिमम उसी वो वाटर वगैरह ट्रांसफर करने के लिए यूज़ की जाती है, तो वहाँ पे स्लो डाउन देखने मिला। तो ओवरऑल हरिओम के स्टॉक प्राइस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला। क्योंकि हरिओम को अगर आप देख रहे हो तो पहले जो है ये लोग 40-50% 70% के आसपास ग्रो कर रहे थे, और फिर 2025 में अगर आप देखोगे तो एकदम से इनकी ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस हो गई। तो जो कंपनी को एब्सर्ड वैल्यूएशन मल्टीपल्स मिल रहे थे 40 का प्राइस टू मल्टीपल, तो वो जो है इररिलेवेंट हो जाता है कंपनी के लिए भी। तो संभव स्टील की अगर मैं बात करूं तो इनका जो कंपटीशन है वो जिंदल स्टेनलेस स्टील जैसी कंपनी जो है वो बनकर आती है, श्याम मेटालिक्स जैसी कंपनी जो है वो भी बनकर आती है। अब इन कंपनीज को जो है ओवरऑल इंपोर्ट की वजह से दिक्कत देखने मिल रहा था, जो चाइना से इंपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो BIS सर्टिफिकेशन अगेन इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसकी वजह से इस सेक्टर के अंदर जो है हमें फिर से रिवाइवल देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आप हरिओम के केस में देखोगे तो उनके मार्जिन जो है वो फ्लक्चुएट होंगे आपके स्टील प्राइजेस के ऊपर, लेकिन संभव के अगर आप देखोगे तो इनके भी मार्जिन्स फ्लक्चुएट होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। तो ये हो जाता है आपका हरिओम और संभव, ये भी दोनों इंटरेस्टिंग प्लेयर्स है। और JTL और APL अपोलो से जो है हमें कंपैरेटिवली बेटर लग रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ पढ़ने के लिए। तो इन प्लेयर्स को जो है आप जाकर रीड कर सकते हो। संभव जो है आपका ERW पाइप्स वगैरह के अंदर भी है, वहाँ पे भी ये लोग काम करते हैं। चाइना और इंडोनेशिया के जो इंपोर्ट्स है वो भी हमें BIS की वजह से रिड्यूस होते हुए देखने मिलेंगे। और ओवरऑल इंडस्ट्री भी यार एक्सपेक्टेड है कि 7-8% CAGR के आसपास ग्रो करेगी। स्टेनलेस स्टील की जो डिमांड है वही 20% के आसपास ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग कंपनीज है, होपफुली आप दोनों कंपनीज को जाकर रीड करोगे। तो यही कुछ यार 7-8 कंपनीज थी जो कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, और होपफुली जो है आपको आइडिया लगा होगा कि यार कौन से स्टॉक्स जो है हमें ट्रैक करने, कौन से नहीं करने। तो इससे जो है होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कॉन्टेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने मास्टर क्लास के लिए अब तक एनरोल नहीं किया है तो पहले जाकर जो है एनरोल करो, क्योंकि मार्केट के बारे में सीखना जो है, प्रैक्टिकली मार्केट के बारे में सीखना हमारे कंट्री के हर एक सिटीजन का जो है एक नेशनल राइट बनकर आता है। तो यहाँ पे जो है आपको चुपचाप आप मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लो, क्योंकि ये जो नॉलेज है मास्टर क्लास के अंदर वो जो है लैक्स का नॉलेज है। और यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो मैं जो है यही नॉलेज आपको इतने कम प्राइस के अंदर दे रहा हूँ। तो एक बार आप मास्टर क्लास के अंदर देख ले, तो फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ड्राइवर हो, हाउसवाइफ हो, आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो, CA हो, CFA हो, MBA हो, फाइनेंस का बैकग्राउंड है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है डायरेक्ट मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर सकते हो और चीज़ें जो है सीख सकते हो, और आप लोग जो है खुद कंपनी ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो, मेरे लेवल की रिसर्च कर सकते हो, ताकि इसके बाद जो है आप कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर फंसे ना रहो। आपको खुद पता चले कि किसी भी स्टॉक के अंदर आपको कब ऐड करना है और कब कट करना है, और किसी के ऊपर जो है रिलाई करने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जल्द से जल्द एनरोल कर लेना, और इस चैनल को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। और इसके साथ साथ अगर आप मुझे X पे फॉलो नहीं करते हो बॉस, तो पहले जाकर मुझे X पे फॉलो करो, जहां मैं जो है बहुत सारी चीजें जो है अपडेट कर रहा होता हूँ आप लोगों को। कंपनी के रिजल्ट्स हो गए, कुछ रिपोर्ट्स हो गई, मेरे कुछ इनसाइट्स हो गए, तो X पे जो है मैं डेली 5 से 10 बार जो है आराम से पोस्ट कर देता हूँ, और ये सारे वीडियो जो है X पे भी अपलोड होते हैं। तो आप X पे जाओ, फॉलो करो, आयुष मर्ता 07 ये मेरी X की आईडी है। तो जल्द से जल्द जाओ X पे फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं आपकी X की आईडी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरी। और इसके साथ साथ X पे जो है मैंने डेटा सेंटर्स के ऊपर और सेमीकंडक्टर के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाकर रखे, डिफेंस सेक्टर को भी कवर करा है, तो वो जाकर वो वीडियोस देखो, जहां से आपको इन तीनों सेक्टर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स ट्रैक करने, कौन से नहीं करने, ये सारी चीजें समझ जाएगी। तो इस नोट पे वीडियो एंड करता हूं। आयुष मर्ता साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।